कोई बात नहीं, अभी मैंने जस्ट फर्स्ट टॉपिक ही स्टार्ट किया है, मैं उसे रिवाइज करा देती हूँ, एक बार रिपीट कर देती हूँ। मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बताया है आपको, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट अगर आपके पेपर में आया सीबीएसई में तो ओनली फॉर डेफिनेशन एग्जांपल आता है बस, और कुछ नहीं आता। ये आपका कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को करता है। आप लोग जानते हो पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, जो पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। और किसी ना किसी अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ही ये इफेक्ट काम करता है। दूसरी तीसरी बात, ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट नहीं है। लेकिन जब हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था तो इंडक्टिव इफेक्ट हमारा कैसा इफेक्ट था, परमानेंट इफेक्ट था। ये बात क्लियर है सभी को? यस मैम। है ना, हमारा इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट था। तो चलिए अभी आगे एक एग्जांपल देके समझते हैं इसको। जैसे देखो यहाँ पे है, ये क्या है, आपका एल्कीन है, ठीक है ना। अब इस एल्कीन के पास यहाँ पे दो बॉन्ड है, तो ये नीचे वाला बॉन्ड मान लो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड है हमारा, और ये पाई बॉन्ड है। तो इस पाई बॉन्ड के पास क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएंगे तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। नॉन नेगेटिव। इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो पूरा यहाँ ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जहां पे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अब जो नेगेटिव है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, और जो पॉजिटिव है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम इलेक्ट्रोफाइल। कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत? अब ये वाले इफेक्ट भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है ये प्लस ई इफेक्ट, माइनस। और दूसरा होता है माइनस ई इफेक्ट, ठीक है। तो जो आपका ये प्लस इफेक्ट होता है, वो प्लस इफेक्ट क्या करता है, मूव टू सेम कार्बन एज अ पाई इलेक्ट्रॉन। ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को जो ट्रांसफर करेगा सेम कार्बन पे करेगा। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले कार्बन से ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रांसफर हो गया, लेकिन ये जो भी करेगा सेम कार्बन पे करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, मूव्स टू डिफरेंट डिफरेंट कार्बन, डिफरेंट कार्बन पे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। जैसे कि यहां से इलेक्ट्रॉन पूरे कहाँ शिफ्ट हो गए, पूरे नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है इन टॉपिक्स की आपके सिलेबस में। क्लियर है क्या सबको? यस मैम। यस मैम। है ना। तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, बस ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो, जैसे अगर हम प्लस आई प्लस ई कर रहे हैं, तो प्लस ई में क्या करेंगे हम, जैसे कि मान लो हमने ये कार्बन लिया और ये लिया, तो इसी कार्बन पे सेम पे एक ही कार्बन पे सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। लेकिन यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन था वो इसने अट्रैक्ट किया, ठीक है, और इधर ये भी कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया और इस पे नेगेटिव आया। तो बस इतना सिंपल सा इफेक्ट है ये, और इससे क्वेश्चन आएगा नहीं। मैं आपको बताती हूँ आपके सीबीएसई में क्वेश्चन किससे आएगा। बेसिकली आपके सीबीएसई से क्वेश्चन आता है एक तो रेजोनेंस से, ठीक है, एक तो आपको रेजोनेंस पढ़ना है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। यस मैम। यस यस मैम। मैम। और इंडक्टिव इफेक्ट से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन से आएगा, और कार्बोकैटाइन से आएगा, ठीक है। ये चार मैम टॉपिक, मीजोमेरिक 12th में है ना? ये चार टॉपिक ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में, मतलब आपके सीबीएसई में इससे क्वेश्चन आएगा। क्या कह रहे हो देव? मैम मीजोमेरिक 12th में। मीजोमेरिक क्या? मैम वो 12th में है कि 11th में, वो पूछ रहे हैं। अरे वो किसी में नहीं है, मीजोमेरिक इफेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आता नहीं है, एंट्रेंस में भी नहीं आता इवन ज्यादा। लेकिन पता होना चाहिए कि हाँ कोई इफेक्ट है, और टेम्परेरी इफेक्ट है, और होता है, ठीक है ना। ऐसे मीजोमेरिक के जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, मीजोमेरिक इफेक्ट है, दोनों ही एक जैसे इफेक्ट हैं। मीजोमेरिक एंड इलेक्ट्रोमेरिक दोनों का कोई काम नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा हिंट दे दिया आपको कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, क्या होता है, टेम्परेरी इफेक्ट होता है, इसमें कंप्लीटली पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो बेसिकली ये लेकिन पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी
हम लोग जीओसी, अभी जीओसी में बहुत सारी चीजें हमने डिटेल्स में नहीं पढ़ी हैं क्योंकि हमारे पास टाइमिंग की कमी है। तो ये मैंने बता दिया था आपको कि 1 अप्रैल से जब 12th का बैच स्टार्ट होगा तब हम एक बार जीओसी पूरा पढ़ेंगे डिटेल में, एंट्रेंस लेवल तक का। जैसे कार्बोकटाइन के बहुत सारे स्टेप्स हैं, इंडक्टिव फैक्ट के अभी मैंने आपको स्टेप्स बताए ही नहीं है, उसके फैक्टर अफेक्टिंग क्या होते हैं जो एंट्रेंस में आते हैं बेसिकली, उन पे हमने डिस्कशन नहीं किया। ठीक है, तो वो भी नहीं बताया मैंने आपको, तो वो सब दोबारा पढ़ेंगे हम, पूरा होल जीओसी, क्योंकि 11th में भी नहीं है ये आपका, सीबीएसई में भी नहीं पूछा जाएगा कहीं, सिर्फ एंट्रेंस में आएगा। 12th में भी इसका कोई ज्यादा वो नहीं है इंपॉर्टेंट रोल, तो फिर 12th में पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है मैम। और अभी हमारी प्रायोरिटी है सीबीएसई में अच्छे नंबर लाना, और कमिंग संडे में जो टेस्ट है उसमें नंबर लाना। तो उसमें मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम इंडक्टिव फैक्ट पढ़ाया था तो ऑर्डर बताया था कि -i का ऑर्डर क्या है, +i का ऑर्डर क्या है। अगर किसी भी बच्चे ने वो ऑर्डर याद कर लिया तो कमिंग टेस्ट में उसके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और जो पिछली स्लाइड मैंने आपको दी है नोट्स, उसमें कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन इंडक्टिव फैक्ट के ऊपर थे, उसी टाइप के क्वेश्चन आपके कमिंग संडे टेस्ट में आ रहे हैं। और जितने टाइप का मैंने आईपैक कराया है आपको, डबल ग्रुप और एल्कोहल का, ठीक है, और सिंगल ग्रुप का, और आइसोमर्स आपको पॉसिबल, आइसोमर्स के क्वेश्चंस मैंने अभी दी नहीं है आपको डीपीपी, तो वो मैं एक हैंड रिटन डीपीपी आज आपको भेज दूंगी शाम तक। ठीक है, तो उसका रिवाइज कर लेना, और अगर नहीं भी भेज पाई तो थ्योरी को पढ़ लेना। कल मैं कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन आपको लाइव करा दूंगी कल की क्लास में। कल हमारी एक्स्ट्रा क्लास है ना 9 बजे से, यस मैम। तो उस क्लास को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगी, 11 बजे तक कर दूंगी, 2 घंटे की ले लूंगी, तो काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगी आपको। ठीक है, लेकिन आपका काम है अभी सारे ग्रुप को याद करना, क्योंकि टेस्ट में सिर्फ इंडक्टिव फैक्ट आ रहा है, ये मीजोमेरिक रेजोनेंस वगैरह जो मैं आज पढ़ा रही हूँ वो कुछ भी टेस्ट में नहीं आ रहा है। तो आज की क्लास में जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको नहीं पढ़ना है टेस्ट के लिए। टेस्ट के लिए क्या क्या पढ़ना है, एक बच्चा बताए कोई, क्या क्या पढ़ना है? पता है किसी को टेस्ट में क्या क्या पढ़ना है? मैम नोमेनक्लेचर, आईपैक नेमिंग, हाँ, नॉमेनक्लेचर कंप्लीट, एरोमेटिक का नॉमेनक्लेचर भी पढ़ना है। जैसे मान लो ये कोई स्ट्रक्चर ये हो गया, तो आपका उस टाइप के क्वेश्चंस भी हैं टेस्ट में, मैंने कराए भी हैं तुम्हें। जैसे मान लो ये दे दिया उसने, और यहाँ पे लगा दिया Cl, और यहाँ लगा दिया NO2, और यहाँ पे लगा दिया Br। ठीक है, इसका IUPAC नेम क्या होगा, और ये मैंने कराए हैं आपको। ठीक है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स कर लेना। मान लो कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसका आईपैक क्या होगा, ये कर लेना। डबल ग्रुप का मान लो मैंने दे दिया कोई भी एक, यहाँ पे अमाइन ग्रुप ले दिया, NH लिख दिया, फिर यहाँ पे एक Cl ग्रुप ले लिया, एक CH लगा दिया, 3 ग्रुप आ गए एक साथ, तो ये डबल ग्रुप भी कराया है मैंने। मतलब मैंने जो कराया है सब कुछ कराया है आपको, उसी सबसे टेस्ट पेपर डिजाइन हुआ है आपका, कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ये 3 ही टॉपिक सिर्फ टेस्ट में है, एक तो कंप्लीट नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर आइसोमर्स, स्ट्रक्चर आइसोमर्स में आपको पता ही है पोजीशन आइसोमर्स, और आपका फंक्शनल आइसोमर्स, और चेन आइसोमर्स एंड मेटामेरिज, बाकी कुछ भी नहीं है, और बाकी आपका इंडक्टिव फैक्ट। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. तो किसी के नंबर Yes, टेस्ट में ma'am. कम नहीं होने चाहिए। गुड, चलिए अभी आगे देखो। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है हमारा? रेजोनेंस में क्या करते हैं हम? डीलोकलाइजेशन करते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, रेजोनेंस की ये खास बात है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये रेजोनेंस की कंडीशन है। दूसरा, कॉन्जुगेट सिस्टम, कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड, ये भी कह सकते हो डीलोकलाइजेशन में, कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड डीलोकलाइजेशन के लिए होना चाहिए। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। ठीक है ना, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। ठीक है, ये 2 पॉइंट हैं जिन पे डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस काम करता है। डीलोकलाइजेशन का मतलब समझते हो?
मतलब कि जहां पे भी रेजोनेंस होगा, किसी भी स्ट्रक्चर में अगर रेजोनेंस देखने के लिए मिल रहा है, तो जो भी बदमाशी करता है, ठीक है, वो पाई बॉन्ड बदमाशी करेगा। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बिल्कुल भी इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। जो भी मक्कारी करेगा, उछल कूद मचाएगा, ठीक है, घूमेगा फिरेगा रेजोनेंस में, सिर्फ पाई बॉन्ड करेगा। क्या करेगा? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का सिस्टम होता है, एक सिंगल फिर डबल, एक सिंगल फिर डबल। मतलब कि आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए रेजोनेंस के लिए? एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, एक सिंगल और फिर डबल। मैम आपने Alternate. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स करा दिया? नहीं बेटा, हाइड्रोकार्बन में कराएंगे उसको। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, एल्कीन का, उसी में कराएंगे उसको, ठीक है। अभी देखो ऑल्टरनेट क्या है, ऑल्टरनेट भी यही होता है। तो अब देखो जरा रेजोनेंस को समझते हैं। जैसे कि मान लो हमारा ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, आप बाखूबी बेंजीन को जानते हो, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन लगे हैं, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा और यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है तुम्हारा, स्ट्रक्चर वही रहेगा, ठीक है, जो था। बस इसके ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, पाई बॉन्ड थे, वो डीलोकलाइज्ड हो गए। जो इधर था वो इधर आ गया, जो इधर था वो इधर आ गया, जो इधर था वो इधर आ गया। तो मतलब पूरी रिंग में ये घूम गए। तो हम किसका डीलोकलाइजेशन कर रहे हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ गया और ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ गया और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ गया। तो देखो पूरा स्ट्रक्चर सेम है, जो कार्बन जहां थे वही हैं, जो हाइड्रोजन जहां थे वही हैं, जो सिग्मा बॉन्ड जहां थे वही हैं। क्या घूमा? सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हुआ रेजोनेंस के अंदर। गॉट इट? Yes, ma'am. यस मैम। अब देखो जरा मैं एक चीज और बता देती हूँ तुमको। तो तुम्हारा बेसिकली ना कार्बोनेट 2 नेगेटिव का रेजोनेंस करना आना चाहिए, ये आपके पेपर में 100% आ सकता है, ठीक है। उसके बाद बेंजीन का रेजोनेंस करना आपको आना चाहिए, ये आपके पेपर में आ सकता है। उसके बाद फिनॉल का रेजोनेंस, फिनॉक्साइड आयन का आपको आना चाहिए, ये आपके पेपर में आ सकता है। सॉरी, आज मेरे गले में खराश क्यों हो रही है? सर्दी जैसा लग रहा है, गला दुख रहा है मेरा। और देखो बेटा किसका आ सकता है? एनिलीन का भी कर लेना, एनिलीन का पूछा जा सकता है। और आपके पेपर में बेसिकली जो आ सकता है वो NO2 का आता है, नाइट्रोजन का। अगर आपको ये रेजोनेंस करने आते हैं, ठीक है, तो आप कर लेना। और अगर नहीं आते तो परवीन मैम को बता देना, रेजोनेंस सॉल्व करके स्लाइड की, इसी स्लाइड पे अपनी पे मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सॉल्व करके भेज दूंगी। ये आपके CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ मैं। अब मैं एंट्रेंस पे ज्यादा बात नहीं करूंगी अब, ठीक है, क्योंकि अभी आपका एंट्रेंस नहीं है, अब आपका CBSE है। तो अब हम पूरा 100% फोकस करेंगे CBSE के ऊपर। और मैं आपके लिए ऑर्गेनिक का, हाइड्रोकार्बन का और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गेनिक का पूरा पेपर एक डिजाइन करके दूंगी कि कितने क्वेश्चंस 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा, कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा, कौन सा असर्शन रीजन में आएगा। ये पूरी पिक्चर बना के मैं आपको एक PDF दूंगी और उसको हम कराएंगे भी क्रैश कोर्स में। आपका जब आपका पेपर होगा ना केमिस्ट्री का 28 तारीख का, उससे 4-5 दिन पहले, 3-4 दिन पहले जितनी भी छुट्टी है, उसमें पूरे सारे चैप्टर्स रिवीजन कराएंगे आपके, ठीक है। मैम अभी एक स्ट्रक्चर का रेजोनेंस बना के दिखा दो। हाँ वही मैं दिखा रही हूँ बेटा, वही करने जा रही थी। अब देखो जैसे बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन का देखो तुम सबसे पहले, क्योंकि इसको सीखोगे ना सिंपल को, तब जाके थोड़ा टफ सीखोगे। और बाकी आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। ये देखो ये वाला डबल बॉन्ड है, ठीक है। जब इस डबल बॉन्ड को मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगी तो मेरे अगले स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। देखो ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे यही है जहां था, ठीक है। और ये वाला जो डबल बॉन्ड था, इसको मैंने यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट किया, ठीक है। तो देखो जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो आपका यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये प्लस और नेगेटिव मिलके यहाँ बॉन्ड बना लेंगे। अब जो यहाँ पे बॉन्ड था, फिर ये वाला बॉन्ड भी इधर शिफ्ट होगा। तो देखो अब आप क्या करोगे, अब
ये वाला जो बॉन्ड था हमारा वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया और ये बॉन्ड उठ के कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी क्या होगा, ये बॉन्ड तो यहाँ लग गया, क्योंकि जब ये प्लस और माइनस मिलके बॉन्ड बना लेते हैं तो बॉन्ड सीधे आ जाता है। अब ये जो यहाँ वाला बॉन्ड था वो यहाँ शिफ्ट हो गया हमारा, तो जब वो यहाँ वाला बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ शिफ्ट हुआ, तो इस पे प्लस चार्ज आया और इस पे नेगेटिव चार्ज आया। तो अभी अगले स्ट्रक्चर में, ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड था वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो ये वाला बॉन्ड तो यहीं लगा हुआ है, लेकिन अगले स्ट्रक्चर में अब ये वाला बॉन्ड कहाँ आ गया, ये वाला जो बॉन्ड था, ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे, तो ये बॉन्ड तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया। अब ये वाला बॉन्ड इधर चला गया, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा हमारा, ये तीनों बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड था वो यहाँ आ गया, ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ आ गया, एक बॉन्ड यहाँ आ गया, ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड था आपका, एक सेकंड रुको, ये यहाँ आ गया। ठीक है, देखो दोबारा देखो, एक बार दोबारा बता रही हूँ रेजोनेंस कैसे करते हैं। ये वाला बॉन्ड था पहले, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, इस बॉन्ड को आपने यहाँ शिफ्ट किया, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया और उसके पास नेगेटिव चार्ज आया, तो बॉन्ड यहाँ आ गया था। जब ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा तो रेजोनेंस की कंडीशन है एक साथ दो डबल बॉन्ड नहीं रह सकते। अगर एक जगह दो डबल बॉन्ड हो गए तो रेजोनेंस कैंसिल होगा, क्योंकि दो दो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये लूजली पाई इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड ऑब्वियसली बात है यहाँ आएगा। तो जब ये वाला बॉन्ड यहाँ आया तो यहाँ प्लस चार्ज आया और यहाँ नेगेटिव, फिर इन दोनों ने मिलकर बॉन्ड बना लिया तो ये यहाँ लग गया। अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ प्लस और यहाँ नेगेटिव आया, तो ये बॉन्ड यहाँ आ गया। तो देखो जो पहले बॉन्ड पहली वाली रिंग में ये दो बॉन्ड इस तरफ थे, एक बॉन्ड इस तरफ था। जब बॉन्ड पूरा डीलोकलाइज्ड हो गया तो ये दोनों बॉन्ड इस तरफ आ गए और ये बॉन्ड इस तरफ आ गया। तो मतलब पूरी रिंग में जिसने डांस किया वो पाई इलेक्ट्रॉन ने डांस किया, बाकी सब जैसा था वैसा ही है। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, गुड, ठीक है ना। तो बेसिकली बस रेजोनेंस में यही होता है। एक तो रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम चाहिए। मान लो कभी कोई एलिफेटिक स्ट्रक्चर लिखा है तो वहां रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा, और जब भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है रिंग काफी स्टेबल होती है। क्यों स्टेबल होती है? कि कोई भी स्पीसीज अगर जुड़ेगी नेगेटिव होगी तो वो इसमें आके पॉजिटिव पे लग जाएगी, ठीक है, और कोई भी अगर पॉजिटिव स्पीसीज है तो इसमें नेगेटिव चार्ज भी आता है, वो नेगेटिव पे लग जाएगी। तो मोस्टली रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड होता है किसी भी एरोमेटिक स्ट्रक्चर में, और रेजोनेंस ओनली किसके लिए एप्लीकेबल होता है? एरोमेटिक के लिए होता है। ठीक है, कभी भी ट्रिपल बॉन्ड में नहीं मिलेगा, सिंगल बॉन्ड में आपको रेजोनेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो बाकी के जो स्ट्रक्चर्स मैंने लिखे हैं इनको करके देखना, आपकी बुक में दिए होंगे या आपके पास कोई रेफरेंस बुक होगी उसमें होंगे, और अगर नहीं होंगे ये तीनों स्ट्रक्चर आपसे चारों, कार्बोनेट का, NO2 का, तो परवीन मैम को मैसेज कर देना, मैं एक स्लाइड में सारे रेजोनेंस सॉल्व करके आपको यहीं पे पेन टैप से PDF बना के सेंड कर दूंगी। लेकिन आई विल मेक श्योर 100% आपके पेपर में एक क्वेश्चन आएगा रेजोनेंस का, 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है, कोई भी स्ट्रक्चर वो देगा और कहेगा इसका रेजोनेंस सॉल्व करके दिखाओ। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस मैम। गुड, मैंने जो बता दिया वही आएगा आपका, ये चीज ध्यान रखना। कोई बच्चा स्क्रीन शेयर वीडियो ओपन करके कुछ दिखा रहा था क्या मुझे? नहीं मैम, मेरा हाथ लग गया था। नो मैम। अच्छा, मुझे लगा तो मुझे कुछ दिखा रहे हो, तो मैंने नहीं, कहा नहीं। दिखा रहे हो तो देख लेती हूँ। ठीक है, अभी देखो, अब जैसे देखो ये रेजोनेंस है, ये रेजोनेंस है 1,3 ब्यूटाडाइईन, लेकिन इतना टफ आपके में आता नहीं है, लेकिन आ भी सकता है एल्कीन का, कर लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, पहले तो ये देख चेक करो इस स्ट्रक्चर में। सबसे पहला काम है आपको जब भी रेजोनेंस चेक करना है तो पहले ये चेक करो क्या वो स्ट्रक्चर रेजोनेंस शो भी कर रहा है या नहीं, तो कर रहा है। अब क्यों कर रहा है? क्योंकि देखो कंजुगेट सिस्टम है, डबल के बाद सिंगल बॉन्ड आ रहा है, सिंगल के बाद डबल आ रहा है, तो इसका मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हमारा। ठीक है, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएं तो देखो आप हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको एक ट्रिक और बता रही हूँ, ये जहां पे भी ये हेडेड एरो जाता है वहां नेगेटिव चार्ज आता है,
और जहां पे ये पूंछ होगी वहां हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अभी देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो इधर इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और डबल बॉन्ड खत्म हो गया, ठीक है। फिर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये इसने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो देखो यहाँ पे ये वाला डबल बॉन्ड अब यहाँ आ गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ रहे हो ना रेजोनेंस कैसे हो रहा है? यस मैम। यस मैम। बस यस मैम। जो भी कुछ करना है ना पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ही करना है। अब इसने उल्टा कर दिया, अब ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ कर दिया शिफ्ट, तो देखो जब इसे इधर करेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ से डबल बॉन्ड खत्म हो गया। अब वापस से इसने ये वाला जो डबल बॉन्ड था, ये वाला डबल बॉन्ड इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो इसको जब यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ का डबल बॉन्ड खत्म हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड आ गया। लेकिन चारों स्ट्रक्चर एक दूसरे के कॉन्जुगेटेड सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। देखो सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद सिंगल, सिंगल डबल के बाद सिंगल एंड डबल, फिर डबल के बाद सिंगल एंड डबल, ठीक है। यस मैम। ओके बच्चा पार्टी, अब ये रूल्स हैं, इनको पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है बताने लायक, ये तो आप खुद ही पढ़ सकते हो रूल्स को, ठीक है। ये अब क्वेश्चंस आ गए इसके, लेकिन इससे पहले इस स्लाइड में कुछ चीजें नहीं है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मैं उनको लिख के बताती हूँ आपको। अब देखो जो रेजोनेंस होता है ना, ये भी कितने टाइप का होता है बच्चा पार्टी? 2 टाइप का होता है। ये एक ई ज्यादा घूम गया है मुझसे तो उसको देख लेना। 2 टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव रेजोनेंस। कैसा होता है बच्चा पार्टी? पॉजिटिव। और प्लस इसको हाँ शॉर्ट में क्या बोलते हैं? प्लस आर बोलते हैं, पॉजिटिव रेजोनेंस, इसको बोलते हैं शॉर्ट में प्लस आर। दूसरा होता है नेगेटिव, नेगेटिव रेजोनेंस, माइनस आर। हाँ बेटा, इसको बोलते हैं माइनस आर। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, कभी भी आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो माइनस आर प्लस आर मेरे को नहीं लगता कि अभी ज्यादा पूछा जाएगा आपसे, लेकिन 12th में तो आएगा, तो इसे पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो रिंग की तरफ होगा। कहाँ होगा? रिंग की तरफ होगा। मैंने हिंदी में लिख दिया जानबूझ के याद कराने के लिए, ठीक है। ठीक है बच्चा पार्टी, ये रेड कलर दिख रहा है आपको? यस मैम। यस मैम। यस मैम दिख रहा है। वो गलती से मैंने रेड कलर ले लिया, मैं रेड कलर यूज कम करती हूँ अपनी स्लाइड में, दिखता कम है ये, मेरे को ऐसा लगता है, मतलब आईज पे रिफ्लेक्ट ज्यादा करता है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब ये इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो रिंग से बाहर होगा, ठीक है। तो ये अंतर है दोनों में, प्लस आई और माइनस आई में। तो अब इस अंतर को समझना चाहोगे एग्जाम्पल से? यस मैम। तो उससे पहले लेकिन मैं एक ऑर्डर लिख देती हूँ आपके लिए कि प्लस आर का एक ऑर्डर होता है, वो याद होना चाहिए। क्वेश्चन अगर उससे आएंगे तो कभी आप गलत नहीं करोगे। तो देखो प्लस आर किस किस में मिलता है, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट बताया था ना कि इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा किस में होता है? टर्शरी में होगा। फिर प्लस माइनस आई किस में होता है? नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा होता है, हेलोजेंस में होता है, बहुत सारे। तो ऐसे ही प्लस आर किस किस में होता है? एक तो हेलोजेंस में होता है, ठीक है। दूसरा होगा OH में, एल्कोहल में। क्यों होता है? क्योंकि इनके पास लोन पेयर हैं, और आपको पता ही है एक लोन पेयर एक पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करता है, ये पता है ना, क्योंकि हम जो Yes, ma'am. ऑर्गेनिक में बॉन्ड पढ़ते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं, और ये बने होते हैं शेयरिंग के बेसिस पे, ठीक है। तो दूसरा ये क्या हो गया, ईथर में भी होता है, इसके पास भी लोन पेयर होते हैं। तो जिनके पास लोन पेयर हैं वो सारे ग्रुप प्लस आर इफेक्ट को देंगे, OCOR, ठीक है। ये भी आपका होगा, आपका इसके पास भी लोन पेयर होगा ऑक्सीजन के पास। इसके बाद देखो NH2 प्राइमरी अमाइन है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये भी शो करेगा। उसके बाद करेगा हाइड्रोजन तो माइनस करना चाहिए ना NHR है, मैम, हेलोजन को तो माइनस आर करना चाहिए। नहीं नहीं प्लस आर करता है ये भी। हेलोजन, हेलोजन फैमिली के पास भी लोन पेयर स्पीसीज होते हैं ना, उनके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हैं। ये सब पढ़ाऊंगी डिटेल्स में, अभी इतना डिटेल में नहीं बता रही ना, अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में 12th में इसको। अभी इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है ना आपके 11th में, और अभी इसको पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसके लिए चाहिए टाइम। मतलब पूरा
मैकेनिक्स फंडामेंटल करने के लिए आपको 15 क्लास तो चाहिए ही चाहिए, 10 से 15। इतना और पड़ा 11th मैकेनिक्स। हाँ, और आ भी नहीं रहा है 11th में, तो फिर अभी टाइम भी नहीं है, तो अभी इसलिए डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ ऑर्डर समझ लो बस। उसके बाद है फिर NHCOR, ठीक है। तो ये हो गया प्लस आर का ऑर्डर आपका, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल कि प्लस आर कैसे रिंग की तरफ जाता है। ये देखो, जैसे मान लो सपोज दैट ये आपका एनिलीन का स्ट्रक्चर है। एनिलीन का स्ट्रक्चर पता है, NH2 ग्रुप आ जाता है। और NH2 ग्रुप कौन सा ग्रुप है? प्राइमरी अमाइन। यस मैम। ग्रुप की आइडेंटिटी याद हुई आपको कि नहीं हुई अभी तक? यस मैम। मैम तो अब देखो, इसके पास लॉन पेयर है। नाइट्रोजन कैसी स्पीसीज है? लॉन पेयर स्पीसीज है, ये आप जानते हो। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये रिंग, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ आएंगे। ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ देगा, और जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ देगा तो फिर इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। आज तो मैंने पानी की बोतल भी नहीं रखी अपने पास, ठीक है। तो फिर देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, ठीक है ना, तो बचा पार्टी यहाँ क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आ जाएगा। और जब ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो यहाँ बॉन्ड कैसा आ गया? नेगेटिव। तो मतलब अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे, यहाँ मैंने क्या लिखा था कि इलेक्ट्रॉन फ्लो रिंग की तरफ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं? रिंग की तरफ आ रहे हैं, रिंग से बाहर जा रहे हैं? रिंग की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, गुड। तो जब भी आप कभी ऐसा रेजोनेंस देखोगे कि इलेक्ट्रॉन हमेशा रिंग को दिए जा रहे हैं, ठीक है, और रिंग को अगर इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं तो वहां पे हमेशा प्लस आर इफेक्ट होगा। कभी भी आपका क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा, और आप इजीली आइडेंटिफाइड कर पाओगे कि कहाँ प्लस आर लग रहा है और कहाँ माइनस आर लग रहा है, ठीक है। तो ये तो था प्लस आर इफेक्ट आपका। अब इसका रेजोनेंस पूरा करके देखना, और नहीं होगा तो मैंने आपको बोल ही दिया, फिर परवीन मैम करा देंगी, दे देंगी आपको। अब देखो नेगेटिव, अगर नेगेटिव रेजोनेंस की बात करें, इफेक्ट, तो यहाँ पे रिंग से बाहर जाएगा, लेकिन इसका ऑर्डर देख लेते हैं पहले। तो नेगेटिव रेजोनेंस कहाँ कहाँ होता है? सीरोलज ग्रुप में होता है, एल्डिहाइड ग्रुप में होता है, कीटोन में होता है, साइनाइड में होता है, ठीक है, और NO2 में होता है, ठीक है ना। इतने ग्रुप्स में आपका रेजोनेंस इफेक्ट नेगेटिव डेवलप होगा। तो ये इसका ऑर्डर है। तो ये ऑर्डर सभी बच्चों को पता होना चाहिए। अब देखो इसका एग्जाम्पल कि किस तरीके से रिंग से बाहर इलेक्ट्रॉन जाते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है एक NO2 लगा हुआ है मान लो, है ना, और इस NO2 को हमने ब्रेक कर दिया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब इसके पास क्या है? लॉन पेयर प्लस। प्लस का चार्ज जब आता है जब कोई किसी को इलेक्ट्रॉन देता है। तो देखो, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और फिर ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। ये रेजोनेंस से करने का तरीका है ये। तो जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं? रिंग से बाहर जा रहे हैं या रिंग को दिए जा रहे हैं? रिंग से बाहर जा रहे हैं। रिंग से बाहर जा, ठीक है। तो जब रिंग से बाहर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो जब इनकी शिफ्टिंग होगी, तो देखो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड यहाँ रहेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ। तो जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और ये N। तो ये वाला तो ऐसा का ऐसा ही रहा, इसके इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो इस ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव, और इसके बाद पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। समझ गए ना? यस मैम। यस ठीक मैम। है। अब मान लो सपोज दैट आपने इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी शिफ्ट कर दिया, तो अगर मान लो इसका रेजोनेंस हम करें तो अब देखो इस पे प्लस चार्ज आ गया। तो अब आपका इसको भी शिफ्ट करना चाहते हो आप, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स बचे हमारे पास, ठीक है, 2। तो ये वाला पॉइंट तो आपका ऐसा का ऐसा ही रहेगा, यहाँ N के पास प्लस चार्ज रहेगा, इसके एरो के साथ ये रहेगा, और यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड आएगा, ऑक्सीजन उससे कनेक्ट करके नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी आपने क्या किया, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट कर दिया यहाँ से। तो जब ये बॉन्ड आपने शिफ्ट किया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज, तो ये क्या होगा, यहाँ बॉन्ड बना लेगा ये, ठीक है।
तो अब अगली रिंग में क्या होगा कि ऊपर का मटेरियल सब ऐसा ही रहेगा जैसा लगा हुआ है, ठीक है। एन के साथ पॉजिटिव, ये ओ नेगेटिव और इसके साथ ओ नेगेटिव रहेगा, ठीक है। लेकिन नीचे अब ये वाला बॉन्ड ऐसे हो गए, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, ये वाले बॉन्ड को भी, इस वाले बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दिया, तो नेक्स्ट रिंग में क्या बनेगा आपका, इस तरीके का बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, और फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। अब जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, रिंग को लोकलाइज करेगा, तो फिर एक बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और पहले जैसा था स्ट्रक्चर, जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ सिंगल बॉन्ड आएगा। तो मतलब जैसे पहले स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। यही रेजोनेंस है, इसको करके देखना। ये जब तक खुद से नहीं करोगे ना तब तक आएगा नहीं, और फिर जब नहीं होगा तो मैं एक बार क्लियर कट आपको बना के दे दूंगी। तो बच्चा पार्टी ये था प्लस आर और माइनस आर। इज दैट क्लियर? यस मैम। अभी मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगी। आज की स्लाइड में बहुत सारे रेजोनेंस के ऊपर क्वेश्चंस हैं, लेकिन पहले वो मैं टॉपिक पढ़ा दूं जो मुझे पढ़ाने हैं आज सारे। अब हम चलते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक इज हाइपर कॉन्जुगेशन। इतना ही आता है आपके सीबीएसई में, सीबीएसई में काफी इजी है। अब है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब पता है क्या होता है? हाई बीपी, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन किसको कहते हो मेडिकल लैंग्वेज में? हाई बीपी को। यस मैम। किस किस को यहाँ हाई बीपी होता है? होता है किसी को? नो मैम। होना भी नहीं चाहिए। गुड। तो देखो बच्चा पार्टी, अब ये क्या होता है, अब जैसे रेजोनेंस में कबड्डी खेल रहा था पाई बॉन्ड, ठीक है, और हाइपर कंजुगेशन में कबड्डी खेलता है सिग्मा बॉन्ड। समझ में आ रहा है? ठीक है। मतलब जो एटम, जो एलिमेंट है जहां पे लगे हुए हैं, जैसे रेजोनेंस के अंदर ये एक तरीके से रेजोनेंस की तरह ही है, ठीक है। जो कार्बन या कोई भी ग्रुप, या मान लो NO2 लग रहा है, कुछ भी जो जहां लगा है वो वहीं रहेगा, कुछ किसी से कोई मतलब नहीं है। रेजोनेंस में सिर्फ उछल कूद कौन मचाता है? पाई इलेक्ट्रॉन। और हाइपर कंजुगेशन में जो जहां पे लगा है वो वहीं लगा रहेगा, लेकिन जो भी कुछ उछल कूद मचाएगा सिग्मा बॉन्ड करेगा, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, इसको बेकर नाकर इफेक्ट भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछा जा सकता है, सीबीएसई में इसका कोई रोल नहीं है। बेकर नाथन इफेक्ट आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा होगा जरूर, डेफिनेटली। मैम रेजोनेंस को कोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। हाँ, यस, ठीक है। और इसे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये तो हो गए इनके नाम। अब देखो ये कैसे उछल कूद करता है सिग्मा बॉन्ड के साथ। जैसे सपोज दैट हमारे पास ये एक एग्जांपल है, ठीक है ना, और यहाँ पे CH2 है, ठीक है, और यहाँ पे ये प्लस चार्ज है, ठीक है। जहां पे पॉजिटिव चार्ज आता है ना, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन भी एक तरीके से रेजोनेंस स्टेबलाइज करते हैं हाइपर कंजुगेशन। प्लस चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे पहली बात तो इसके अंदर और क्या होना चाहिए, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? जैसे कि मान लो अगर कोई कार्बन है उसके पास प्लस चार्ज है, तो उसके पास जो हाइड्रोजन लगी होंगी एक तो वो अल्फा हाइड्रोजन होंगी, या किसी ग्रुप से, ठीक है, मान लो CHO ग्रुप है, किसी ग्रुप से जो कार्बन लगा हुआ है उसके पास जो हाइड्रोजन है वो उसकी अल्फा हाइड्रोजन है। समझ गए बच्चा पार्टी अल्फा हाइड्रोजन क्या है? यस मैम। ठीक है। यस मैम। और बड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है नीट में भी, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन आता नहीं है। अब देखो ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा। अगर ये सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफर हो जाए तो देखो ये हवा में लटक जाएगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफर होगा, एटम जहां है वो वहीं के वहीं रहेंगे। तो ये वाला इसका जो बॉन्ड था वो यहाँ आ गया। अब यहाँ से बॉन्ड हटके यहाँ ये बॉन्ड हटके यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। और जब यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म हो जाएगा। यस मैम। ठीक है। तो मतलब इस तरीके से जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, कितने अल्फा हाइड्रोजन है अगर इस कार्बन पे देखें, इस कार्बन के बाद 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 1 2 3। तो ये तीनों हवा में लटक के बॉन्ड को एक दूसरे के पास शिफ्ट कर सकते हैं। अब मान लो ये वाला बॉन्ड ना शिफ्ट हुआ,
ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाए, तो अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो फिर क्या होगा बच्चा पार्टी, फिर डबल बॉन्ड इस साइड आ जाएगा, है ना। Yes, ma'am. तो सिंपल सी बात है, या तो ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोल लो, और या फिर इसको बोल दो डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये होता है हाइपर कंजुगेशन। बहुत सिंपल सा है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपर कंजुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, तो आप इसके क्वेश्चंस करने में कभी गलती नहीं करोगे। तो देखो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख रही हूँ हाइपर कंजुगेशन के लिए, कि द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स इक्वल टू किसके होते हैं, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स होंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, दूसरा पॉइंट, को मिथाइल ग्रुप से समझ सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि मोर दी नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड, ठीक है, स्ट्रक्चर्स, ठीक है, मोर स्टेबल इज द कंपाउंड। मतलब जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होंगे उतना ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आप ये भी कह सकते हो कि स्टेबिलिटी, अगर इसकी स्टेबिलिटी पूछी जाए, और एंट्रेंस एग्जाम में इसकी स्टेबिलिटी ही आती है मोस्टली, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। यस Yes, ma'am. ठीक है, तो ये इसके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने लिख दिए हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूं, अगर आपको समझ आया तो मुझे बताना। ठीक है, आपको क्या करना है, ऑर्डर स्टेबिलिटी का बताना है, जो मैं स्ट्रक्चर आपको दूंगी उसमें कि क्या ऑर्डर रहेगा। तो पहला है CH3 C पॉजिटिव एंड CH3 दूसरा है H3C CH प्लस एंड CH3, तीसरा है CH3 एंड CH प्लस H, एंड चौथा है मिथाइल। बताओ इसमें ऑर्डर क्या होगा स्टेबिलिटी का हाइपर कंजुगेशन के लिए। मैम मैम यही पहले होगा। सबसे ज्यादा मैम यही है मैम जो यही होगा। रख- मैम सेम सेम। बिल्कुल सही, Okay. एग्जैक्टली राइट आंसर। ठीक है, 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री एंड ग्रेटर देन मिथाइल। ठीक है, क्यों, देखो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 12, 9. 9, राइट, या 9। ठीक है, इसके पास कितने हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास कितने हैं, 4। 4. बिल्कुल, और इसके पास कितने हैं, एक भी नहीं, 0 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो जहां पे अल्फा हाइड्रोजन आपने देख लिए, वहीं आपको इजीली स्टेबिलिटी पता चल जाएगी और कहीं पे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं एक क्वेश्चन और दूं, आपको करोगे। यस मैम। Yes, ma'am. ये नीट के क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है नीट में, और इसका अगला वाला क्वेश्चन भी एंट्रेंस में आया हुआ है। हाइपर कंजुगेशन से इजी क्वेश्चन आते हैं, टफ नहीं आते। क्वेश्चन जो आता है टफ ज्यादा से ज्यादा, पता है बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, एक तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस के क्वेश्चन करने में बच्चा कंफ्यूज होता है, और एक -I+I में कंफ्यूज होता है। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां बच्चा ज्यादा कंफ्यूज होता है। ये डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, तो बताओ इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है। और मुझे पता है तुम लोग एक गलती करोगे इसका आंसर देने में, मुझे अल्फा हाइड्रोजन मैम 0। Ma'am, 0. बिल्कुल सही आंसर देव, मुझे लग रहा था तुम लोग गलती करोगे, तुमने तो बता दिया, क्या बात है। तो इस बात पे तो क्लैपिंग बनती है, गुड जॉब। 0 है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन होने के लिए अल्फा कार्बन भी होना चाहिए। जो अल्फा कार्बन होता है ना, उस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगे होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। समझ गए ना, आप लोग होशियार हो काफी हैं। अभी देखो परमानेंट इफेक्ट है ना? तो इस बार टेस्ट में हाइपर कंजुगेशन है,
इस बार टेस्ट में सबसे अच्छा स्कोर कौन करने वाला है ऑर्गेनिक में? किसने रेज योर हैंड किया, मुझे दिखाई नहीं। गुड, चलो अभी देखो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? इधर भी 0। मैम 0। अरे 0 नहीं है भाई। अच्छा हाँ 0 ही तो है, मैंने गलत हमने लिखा है। बना दी। सेम बना दिया है ना। अभी बताओ कितने हैं? 3। 3 मैम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़िया लगती है मेरे को तो, सारी केमिस्ट्री से सबसे बढ़िया केमिस्ट्री है, सारे रीजन्स फाइंड आउट, मस्त एकदम। ठीक है, मैं बस इतना एक्सेप्शन नहीं है कोई। एक्सेप्शन एक्सेप्शन कुछ नहीं है यहाँ पे, सब रीजंस है हर चीज का। नहीं और इंटरेस्टिंग भी है, मैथ्स की तरह है, या तो नंबर 0 या पूरे, और थ्योरी का कोई रोल नहीं है इसमें, नो रोल इन थ्योरी। ठीक है, तो देखो अब ये आपको पहचान करनी आनी चाहिए बस, अगर आपने पहचान लिए तो सब कुछ सॉर्ट आउट सॉर्टेड है। ठीक है, अब ये बताओ इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे इस स्ट्रक्चर में? ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, बताओ। अगर इसका क्वेश्चन दे दिया तो बेसिकली ये टफ स्ट्रक्चर्स आते हैं, सिंपल वाले में तो बच्चा बता देता है, इसमें बताना आना चाहिए कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें। देखो पहले आपको कार्बन अल्फा कार्बन पहचानना आना चाहिए, इस ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन ये है। ठीक है, तो एक तो अल्फा कार्बन ये है और इसके जस्ट बगल वाला कार्बन ये है, तो एक अल्फा कार्बन ये है। तो अब देखो कितने हाइड्रोजन है इसके पास, इसके मैम पास 2। 2 तो ये लगे हैं, तो 2 हो गए। और इसके पास कितना है ऊपर? 2। 2। ठीक है, इसके पास भी कितना हो गया आपका? 2 हो गया। ठीक है ना, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए यहाँ? मैम 4 4। अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, ये तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन होंगे अल्फा हाइड्रोजन होंगे। नहीं नहीं नहीं, वो फिर वो उसमें कंफ्यूजन रहेगा, कई बार बॉन्ड भी चेंज हो जाते हैं ना, ग्रुप भी आ जाते हैं और वो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर भी देगा। तो आप हमेशा ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन देखो, वो अल्फा होगा। और अब मान लो इसके बगल वाला कार्बन देखोगे ना, तो ये बीटा होगा, ये बगल वाला होगा गामा, फिर चला जाता ओमेगा में, इतना टफ आता नहीं है आपके में। तो चलो एटलीस्ट आपको ये क्लियर हो गया ढंग से। ठीक है, सबको क्लियर है? यस 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 मैम। अब आप वो होमोलेटिक और हेट्रोलेटिक तो जानते ही होंगे, ये तो सबसे इजी टॉपिक है। यस अब मैम। आपका है ना, देखो अगर हम होमोलेटिक की बात करें या न्यूक्लियोफाइल की बात करें, तो वो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? ये आपके न्यूक्लियो का पॉजिटिव मतलब क्या है? न्यूक्लियो का क्या मतलब है? पॉजिटिव। और फीलिक का क्या मतलब है? लव, अफेक्शन। किसके प्रति अफेक्शन? इलेक्ट्रॉन के प्रति अफेक्शन। ठीक है, और इसको डिनोट किससे करते हैं? NU नेगेटिव से करते हैं। अब मान लो जैसे NaOH पॉजिटिव है, इनको तोड़ दो तो ये पॉजिटिव स्पीसीज है, ये नेगेटिव है, ये कहाँ लगेगी? किसी भी पॉजिटिव स्पीसीज से लगेगी। मान लो हमने ये कर दिया, ठीक है, यहाँ एक कार्बन है, कोई भी कार्बोकटाइन दे दिया आपने, तो कार्बोकटाइन ये नेगेटिव है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो कहाँ जाके लगेगा? यहाँ लगेगा। तो क्या बना लेगा ये? OH NCH3 NCH3 बना लेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल को हमेशा क्या चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल चाहिए पॉजिटिव, और इलेक्ट्रोफाइल को हमेशा न्यूक्लियोफाइल चाहिए। ठीक है, समझ गए? और यस ये भी मैम। क्या करता है? ये भी इलेक्ट्रॉन के प्रति अफेक्शन करता है, और ये भी इलेक्ट्रॉन से लव करता है, पॉजिटिव भी, क्योंकि फीलिंग का मतलब है लव। बस फर्क कितना है, ये नेगेटिव है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये पॉजिटिव है तो इसको क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए। ठीक है, और यस आपके में सिंपल डेफिनेशन आ सकती है सीबीएसई में, या वो ये कह सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल एंड गिव एनी वन एग्जांपल्स। तो ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक था, बहुत टफ टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन अब वो पढ़ेंगे हम 12th में ही। अब होमोलेटिक फिशन क्या होते हैं बच्चा पार्टी?
होमोलेटिक, देखो एक तो होमोलेटिक फिशन को फ्री रेडिकल भी बोलते हो। क्या बोलते हो? फ्री Free रेडिकल radical. बोलते हो। एच म्यू की प्रेजेंस में होते हैं। इनमें पेरोक्साइड इफेक्ट होता है। और पेरोक्साइड क्या इफेक्ट होता है? सिंगल टू सिंगल बॉन्ड, जहां ऑक्सीजन कनेक्टेड रहता है, ये मैंने बताया था। ठीक है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फिश हुक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। फिश हुक एरो कैसा होता है? ये वाला या फिर ये वाला, ये फिश हुक एरो है, हाफ हेडेड एरो, होमोलेटिक फिशन को। अब होता कैसे है? जैसे मान लो ए और बी हैं, तो इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है। तो जब दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो दोनों अलग अलग हो गए इलेक्ट्रॉन लेके, और दोनों ने क्या जनरेट कर लिया? फ्री रेडिकल बना फ्री लिया। रेडिकल। ठीक है। तो ये हो गया होमोलेटिक फिशन। और फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर आपके पेपर में आ सकता है, या होमोलेटिक फिशन का। तो क्या होता है बताओ? मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, टर्शरी कार्बो सेकेंडरी। हाँ, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर और फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम होता है। ठीक है। तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री एंड देन मिथाइल। ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें, तो नेक्स्ट है हमारा हेट्रोलिटिक फिशन, या क्लेवेज भी बोलते हैं इसको। क्लेवेज का मतलब होता है बॉन्ड का टूटना। अब देखो यहाँ पे ए है और ये बी है, कोई एक स्पीसीज सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले। जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, और जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ पे साइन कैसा आ जाएगा? एक नेगेटिव और एक स्पीसीज कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। लाइक डेटा कार्बन आइन, है ना, अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है कार्बन आइन, तो एक स्पीसीज पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाती है। ठीक है। तो ये था पूरा टोटल मैकेनिक्स फंडामेंटल, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म भी हो गया। बाकी आपका सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, क्वालिटेटिव एनालिसिस, नॉट अ योर सिलेबस पार्ट, आपके सिलेबस में 11th में कहीं है ही नहीं है। ठीक है। तो वो आ ही नहीं रहा है, तो उसको नहीं कराएंगे। और जो पार्ट रह गया है उसको उन 10 दिन के बीच में करेंगे, 17 मार्च के बाद। ठीक है ना, 11th का, जो 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अभी किसी को कोई डाउट है इन टॉपिक में? नो मैम। No, ma'am. हाँ, आकाश क्या कह रहे हो बेटा? सब्लिमेशन, ये क्रोमेटोग्राफी वाला पार्ट जेई में भी नहीं आता? नहीं, जेई नहीं, जेई मेंस में आता है, तो इसके लिए टाइम चाहिए ना, तो वो कराएंगे ना हम आपको 12th में। जीओसी अभी 12th में कराई जाएगी, अभी 11th में नहीं है। अभी भी करा सकते थे, लेकिन आप देखो 15 तारीख से आपके पेपर हैं। ठीक है। तो अभी हमारा प्रायोरिटी पेपर है, क्योंकि जेई मेंस और नीट से अभी हम 2 साल दूर हैं। ठीक है ना। और ये सारा टॉपिक दोबारा से 12th में रिवाइज होगा, क्योंकि आप भूल चुके होंगे, तो तब डिटेल्स में पढ़ेंगे। और 11th में ये है नहीं है, और हमारे पास टाइम कम है, तो अभी करने का क्या ही मतलब है इसको? फिर दोबारा Yes. करना ही है 12th में, तो तभी करेंगे ना ढंग से, अच्छे से। अभी कोई काम भी नहीं है, और अभी आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं देना चाह रहे हम। उतना करो कि जितना आपको सीबीएसई में अच्छे नंबर आ जाए। और सीबीएसई ने हटा रखा है, ये स्किप कर रखा है पूरा टॉपिक लास्ट ईयर से। जेई मेंस और नीट में तो है, वहां तो पढ़ना पड़ेगा, वहां तो आता है क्वेश्चन। अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरेज, स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो हमने टच ही नहीं करी, स्टीरियो केमिस्ट्री 12th में, तो 12th में ही पढ़ाएंगे आपको। पहले चैप्टर में ही है, ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर में स्टीरियो दे रखी है, तो वहां पे पढ़ोगे। और कोई डाउट किसी का? अब मंडे से ना मैं आपका हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करूंगी। और आज मुझे आपकी एक्स्ट्रा क्लास लेनी थी, लेकिन बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस थे कि किसी का प्रैक्टिकल है, किसी का कुछ फाइल का वर्क था इंपॉर्टेंट, स्कूल जाना जरूरी है। तो आजकल आपके ऊपर स्कूल से भी खूब ही प्रेशर बना हुआ है यस मैम, वाइवा है ना, कभी कुछ। वाइवा कभी कुछ कभी कुछ। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया, फिर आज की क्लास मैंने एक्स्ट्रा क्लास कैंसिल कर दी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अगर मेरे को टाइम मिल जाता है, तो मैं टाइम निकाल ही लूंगी, इस संडे लूंगी फिर मैं इवनिंग में। देखती हूँ संडे अरेंज करती हूँ आपके एक्स्ट्रा क्लास। और एक्स्ट्रा क्लास में मैं कराऊंगी क्या, सुन लो, ये पूरा चैप्टर हो गया खत्म, तो अब मैं एक्स्ट्रा क्लास में वो चीजें प्रैक्टिस कराऊंगी आपको जो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, इस पूरे चैप्टर को।
क्योंकि 21 नंबर का वेटेज है और इसे इकलौते चैप्टर का वेटेज ही 10 नंबर का है, हाइड्रोकार्बन का 11 नंबर का है, तो टोटल 21 नंबर की ऑर्गेनिक आ रही है आपके पेपर में। तो अब मैं सीबीएसई से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी आपकी, अगर संडे को मैंने एक्स्ट्रा क्लास ली तो। समझ गए मेरी बात? यस मैम। यस मैम। ताकि आपका चैप्टर रिवाइज हो जाए अच्छे से। फिर ऐसे ही एक दिन हाइड्रोकार्बन खत्म करके पूरा हाइड्रोकार्बन रिवाइज करा दूंगी। फिर हाइड्रोकार्बन के बाद मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा टाइम लेके आप लोगों का वो स्ट्रक्चर एटम केमिकल बॉन्डिंग वगैरह भी आ रहा है ना? यस मैम। तो केमिकल बॉन्डिंग में टाइम मिला तो एमओटी, वीबीटी और वेस्पर थ्योरी एक बार थोड़ा सा इस पे नजर डालेंगे। बाकी हमारे आनंद सर की बहुत ही अच्छी प्रीवियस वीडियो पड़ी हुई है जिसमें उन्होंने क्वांटम नंबर बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो आप प्रीवियस वीडियो का लिंक देखो जाके। अवंती लाइव दिल्ली पे यूट्यूब पे चैनल पे आनंद मोहन के नाम से वीडियो होंगी, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग की, जिसमें उन्होंने खूब ही अच्छे से वो पढ़ाया है तुम्हें। क्या? क्वांटम नंबर। हाँ, क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, होन्स रूल, पाउली एक्सक्लूजन, ये सब अच्छे से पढ़ लेना। इसमें से आपके पेपर में 101% क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अभी देखो जरा, अब आप मेरी एक ये देखो, इस स्लाइड के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो जरा ये देख लो, ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे हो जाने चाहिए कल तक। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो परवीन मैम बिल्कुल भी नहीं कराएंगी, इतने इजी क्वेश्चन तो मैं नहीं कराती हूँ, मुझे मजा भी नहीं आता कराने में। डज द गिवन मॉलिक्यूलर शो रेजोनेंस? तो आपको पता ही है, अगर ऑल्टरनेटिव कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो वो स्ट्रक्चर रेजोनेंस शो करेगा, और अगर नहीं है तो नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन मुझे कराने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर लोगे, है ना? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि डज द गिवन मॉलिक्यूल शो रेजोनेंस, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। वैसे आंसर भी लिखे हुए हैं, लेकिन आंसर मत देखना। अगर आपको वाकई एंट्रेंस करना है ना बच्चा, तो एक चीज अपनी दिमाग में डाल लो, किसी भी कीमत पे हमें एंट्रेंस क्वालिफाइड अगर करना है तो हमें आंसर की जब देखनी है जब हम पूरी तरीके से हार जाएं, ठीक है। या फिर पूरी तरीके से हार जाओ तो फिर परवीन मैम से पूछो, आंसर की बहुत ही रेयर केस में देखो, खुद के ब्रेन का जितना यूज करोगे उतना ज्यादा सीखोगे, ठीक है क्या? यस मैम। यस मैम। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन और कर लेना, डज द गिवन मॉलिक्यूल शो रेजोनेंस, इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं इसमें, क्योंकि रेजोनेंस अभी टेस्ट में आ भी नहीं रहा है ना। डज द गिवन मॉलिक्यूल शो रेजोनेंस, तो इन्हें चाहो तो आप मत करना अभी, ठीक है, क्योंकि उसका एक रीजन है, इसे करना संडे को क्यों करना? संडे में मैं शायद एक्स्ट्रा क्लास लूंगी तो सबसे मिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी, क्योंकि अभी है आपका टेस्ट कल तो परसों, तो प्लीज आप, आई रिक्वेस्ट टू ऑल, आप टेस्ट की तैयारी करो। अगर किसी के नंबर कम आए ना तो परवीन मैम का दिमाग खराब हो जाएगा फिर। ऑर्गेनिक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है तुम्हें, मतलब मैंने सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ाए हैं, लेकिन ठीक है, पिछले टेस्ट में जो भी रहा, अब मुश्किल से 2 टेस्ट और होने हैं आपके, और दोनों टेस्ट में आप हाईएस्ट स्कोर करो। मैम नंबर कैसे देखेंगे केमिस्ट्री के, उसमें दिखते तो है